इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. मैं हूं शैलेंद्र रावत और अब मैं अपनी जेई फास्ट ट्रैक सीरीज का एक और लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं। आज मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग और जहां से एक श्योर शॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलता है, सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो क्या है? सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बहुत शॉर्ट में सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन एक वन फेज सिस्टम है। जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो एक फेज होगा, मतलब वो होमोजीनियस होगा। जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो एक फेज होगा, मतलब वो होमोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस है तो इसके अंदर दो चीजें होंगी। किन का एक फेज सिस्टम होगा? एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा यहाँ तुम्हारा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके तुम्हारे पास यहाँ पे सोल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर तुम्हारे लिए यहाँ सोल्यूशन बनाएगा। तो वन जब भी लिखोगे वो सॉल्यूट के लिए, टू जब तुम लिखोगे सॉल्वेंट और सोल्यूशन के लिए तुम कुछ नहीं लिखने वाले। तो यहाँ तुम्हें कुछ टर्म्स आएंगे जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल तुमको मिलने वाले हैं। उनमें सबसे पहली टर्म आनी है मोलारिटी, जिसे तुम लिखोगे एम से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब तुम मोल्स को, तो N1 मतलब क्या हो गया सॉल्यूट, तो W1 अपॉन M1 इंटू 1000 और वॉल्यूम अब तुम्हारी आ गई ml में। देखो अब तुमको मोल्स दिए होंगे तो तुम पहला वाला रिलेशन यूज करोगे, वॉल्यूम दी वेट दिया होगा तो दूसरा रिलेशन। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर तुम्हें ध्यान रखना, तुम इस रिजल्ट को ऐसा भी लिख सकते हो W1 अपॉन M1 इंटू 1000 W इंटू D। जब तुम्हें परसेंटेज बाय वेट दिया हो, जब तुमको परसेंटेज बाय वेट दिया तो तुम मोलारिटी के इस रिजल्ट को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। दूसरा, जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो इसका मतलब वो एक सोल्यूशन में तुम सॉल्वेंट को मिला रहे हो। एक सोल्यूशन के अंदर तुम सॉल्वेंट को मिलाओगे तो तब हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो जब तुम एक सोल्यूशन में, तो V1 वॉल्यूम में तुमने V वॉल्यूम को ऐड किया तो फाइनल वॉल्यूम हो गई तुम्हारी V2। अब अगर तुम्हारे पास मिक्सचर है, अगर मिक्सचर है तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर होगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अगर दो अलग अलग सोल्यूशन को मिलाओगे तो तुम रिजल्ट इससे कैलकुलेट कर लेना। अब मोलारिटी जहां जहां तुम्हें वॉल्यूम आएगी, जिस जिस रिजल्ट में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर, जब तुम टेम्परेचर बदलोगे तो मोलारिटी बदल सकती है। कितनी बदलेगी? तो लिक्विड सोल्यूशन या सॉलिड्स के लिए ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। अब अगर दूसरा रिजल्ट हम बात करें, यहां पर आती है टर्मिनोलॉजी मोलालिटी, तो तुम उसके लिए लिखते हो M। मोलालिटी के लिए तुम लिखते हो छोटा वाला m। मोलल, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। 2 लिखा है मतलब सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा W1 अपॉन M1 इंटू 1000 बाई W2। मोलालिटी, मोलालिटी तो यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या हो गया? मोल्स पर केजी। इसको तुम बोलोगे मोल्स पर केजी। इसे तुम नापोगे मोल्स पर केजी। और मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर। एक और टर्म जो हमको यहाँ पे बार बार यूज होगी वो होगी मोल फ्रैक्शन। तो नाम से ही तुम्हें पता लग रहा है फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तुमने लिखा x1, तुमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पे क्या लिख दिया? x1। तो मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन सबके मोल। तो यहां तुम इसे लिखने वाले हो N1 अपॉन N1 प्लस N2। इन रिलेशन से तुमको न्यूमेरिकल, देखो मैं तुमको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नहीं सिखा सकता, इसलिए तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूं, इनको तुम रिवाइज करो और इनको अप्लाई करो डायरेक्ट फॉर्मूले।
अब अगर तुम्हें मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन एम, छोटा वाला एम इज इक्वल टू 1000 x1 अपॉन 1 माइनस x1 इंटू m2, ये रिलेशन है मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच। ये रिलेशन है यहाँ पे मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो तुमको ये फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, इनसे तुम कुछ क्वेश्चंस की एग्जाम में उम्मीद कर सकते हो। इनका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन तुमको यहाँ पीडीएफ में मिलेंगे, उनको तुम सॉल्व कर लो। जो तुम्हारी क्वेरीज आएंगी वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बता दूंगा। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगली अपनी प्रॉपर्टी आई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या टर्म आई अपने पास? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो नाम से तुम्हें पता लग रहा है क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्यूट पार्टिकल नंबर, मतलब उनके मोल पे, कितने मोल तुमने सॉल्यूट के मिलाए। सॉल्वेंट पे या सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्वेंट पे या सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल, जैसे तुम बोलते हो ना डेमोक्रेसी में, तो इनके डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी जैसे वोट, किसी के साइज, कलर उस पर डिपेंड नहीं करता, वैसे ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेंगी। तो तुम्हारे पास 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है तुम्हारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस नहीं है, ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज। तो अब देखो रिलेटिव लोअरिंग को तुम लिखते हो, डेल्टा पी क्या होगी? लोअरिंग भी कॉलीगेटिव है, पर लोअरिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसे ऐसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पी नॉट। तो रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये राउल्स लॉ से ये चीज होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब तुमको यहां पे समझना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखोगे तो डेल्टा टीबी होता है KBM-KBM-I1। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वेंट ऑफ फैक्टर को जोड़ दिया, अभी तुमको वेंट ऑफ फैक्टर बताता हूँ। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है KFM-I1 और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है PV इज इक्वल टू N1RT-I1। देखो ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर तुमसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो तुम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लिखोगे। तुम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो N1I1 अपॉन N1I1 प्लस N2। सॉल्यूट के मोल अपॉन सबके मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन सबके मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन सबके मोल। तो जब सॉल्यूट के मोल अपॉन सबके मोल है उनसे तुम निकाल सकते हो। आगे जब तुम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हो तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जाए डेल्टा पी अपॉन पी एस। इस फॉर्मूले को तुम ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज N1I1 अपॉन N2, N1I1 अपॉन N2। अब N1I1 अपॉन N2 तो तुम अब इसे मोलालिटी के टर्म्स में भी तो लिख सकते हो। देखो तुम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन पी एस इज
W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2 इंटू I1। अब तुमको मालूम है मोलालिटी क्या होती है, तो मोलालिटी होती है M। तो इसको जब तुम M के टर्म्स में लिखोगे तो तुम्हारा डेल्टा P आ गया। डेल्टा, इस पूरी चीज को तुमने लिख दिया M अपॉन 1000 इंटू M2 I1। रिलेटिव लोअरिंग को अब तुम रिलेटिव लोअरिंग को डायरेक्ट मोलालिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। अब तुम रिलेटिव लोअरिंग को डायरेक्ट मोलालिटी के फॉर्म में यहां पे लिख सकते हो। तो सिर्फ 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास? एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये 4 प्रॉपर्टीज जिन पे फॉर्म। केबी क्या है? मोलर लिबिडोस्कोपिक कांस्टेंट। ये एक सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगा, इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एक सॉल्वेंट का कांस्टेंट होगा। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी I1। ये वैन टॉप फैक्टर लगा के तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया। अब इसमें यहां पर देखो I1 क्या है, तो I1 इज वॉन टॉप फैक्टर। ये जो I1 है ये है तुम्हारा वॉन टॉप फैक्टर। तो वॉन टॉप फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल सॉल्यूट पार्टिकल in solution upon initial solute particle in solution। तो final solute particle present in solution is to initial solute particle present in solution को तुम वैन टॉप फैक्टर बोलते हो I1, जिसे तुमने इस तरह से लिखा। अब मान लेते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस तुमने यहाँ डिसॉल्व किया AXBY सॉलिड, जो कि वाटर में, मान लिया हमने सॉल्वेंट वाटर है, ये आयोनाइज हुआ, जो डिसॉल्व हुआ वो पार्ट आयोनाइज हुआ, तो तुम्हें मिला XAY प्लस एक्वस प्लस YBX माइनस एक्वस। ये सॉलिड है और ये वाटर में घुला हुआ है। अब अगर तुम शुरू में इसका 1 मोल लो, शुरुआत में तुमने इसका 1 मोल लिया और ये नहीं थे, अब T समय में इसके X मोल्स डिसोसिएट होगा। ये अल्फा अब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोल्स डिसोसिएटेड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स डिसोसिएटेड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? X अल्फा। और इसके कितने मोल बनेंगे? Y अल्फा। और ये कितना हो जाएगा? 1। अब बचा कितना? देखो जब कैलकुलेशन करने गए तो इतना बचा। तुम्हारा वैन टॉप फैक्टर क्या होगा? तो अब I होगा तुम्हारा 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा अपॉन 1। तो एक बार इस पे भी क्वेश्चन आया, I और अल्फा के बीच का रिजल्ट पूछ के, तो I इज इक्वल टू हो गया 1। यहां से तुम अल्फा कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये रिजल्ट बन गया। तो तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। इस रिजल्ट से तुम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई। तो वैन टॉप फैक्टर होता है रेशियो ऑफ फाइनल पार्टिकल अपॉन इनिशियल पार्टिकल। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो तुम अब वैन टॉप फैक्टर की मदद से फाइनल पार्टिकल अपॉन इनिशियल पार्टिकल, तो मतलब फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो तुम अब यहां बोलोगे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट थ्योरेटिकल, डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल, डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल अपॉन डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल, पी इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तुम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल अपॉन ऑब्जर्व। अगर 1 आया तो तुम बोलोगे वैन टॉप फैक्टर 1। तो अब ये जो वैन टॉप फैक्टर होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो है जो एसोसिएट नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, जो डिसोसिएट नहीं होंगे। जितने तुमने मिलाए उतने ही तुमको मिले, तो तुम्हारा वैन टॉप फैक्टर हो जाएगा 1।
अब अगर डिसोसिएशन, अगर आयोनाइजेशन है जो कि तुम यहां पर देख रहे हो, तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा होगा। अगर आयोनाइजेशन है तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा है, और अगर एसोसिएशन हुआ तो वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा। कहां पर एसोसिएशन हो जाता है? तो कई बार सॉल्वेंट में जाके सॉल्यूट के पार्टिकल जुड़ जाते हैं। जैसे कि तुम बेंजीन में एसिटिक एसिड को लोगे, तो नॉर्मली एसिटिक एसिड तो ऐसा होता है CH3COH, पर जब तुम एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल देते हो, जब तुम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हो, तो इसके दो मिलकर एक हो जाते हैं। दो मिलकर एक होंगे तो ये डाइमर बनाएगा। इसके दो मिलकर एक हुए तो डाइमर। तो अब तुमने खुद एक एसिटिक एसिड डाले, दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए, तो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल कम हो गए, तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, तो तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर 1 से छोटा हो गया। फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई तो तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो 1 से छोटा हो गया। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पे कुछ न्यूमेरिकल तुमको दिए हुए हैं, उन्हें तुम्हें सॉल्व करना है। हटा दो इसे। अब इसी सीरीज में जब अपन आगे बढ़े तो मैं तुमको कुछ और चीजों को बता दूं जहां से क्वेश्चन की हम उम्मीद करें। सबसे पहले अगर तुम एक डब्बे में एक लिक्विड को लोगे, कोई भी एक लिक्विड है, ये पानी हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, ये दूध हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ये पेट्रोल हो सकता है, मिक्सचर। तो तुम यहाँ पे क्या देखते हो कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ये धीरे से यहां से छोड़ के ये वेपर में चले गए। धीरे से इन्होंने यहां से छोड़ा और ये वेपर में चले गए। अब तुम इसे कवर कर लो, इसे तुमने कवर कर दिया और टेम्परेचर को तुमने यहां कांस्टेंट कर दिया। तो अब तुम्हारे पास यहाँ दो चीजें आ गई, लिक्विड और वेपर। यहां पर तुम्हारे पास वेपर है और यहां पर तुम्हारे पास लिक्विड है। जब लिक्विड और वेपर साथ साथ हो किसी भी एक टेम्परेचर पे और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाए, तो जब उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बनेगा तो इक्विलिब्रियम पे तो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो यहां पर जितना अमाउंट है और यहां जितना अमाउंट है ये कांस्टेंट हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर, इक्विलिब्रियम पे वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, इस प्रेशर को तुम बोलोगे वेपर प्रेशर। क्या नाम दोगे तुम इसे? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर हर एक लिक्विड का, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तुमको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जो किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड पे, शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। दो अलग अलग लिक्विड, उनका वेपर प्रेशर भी अलग। जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनकी वेपोराइज होने की टेंडेंसी कम होगी, उनका वेपर प्रेशर कम होगा। तो अब अगर तुम यहां देखते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ मर्करी लिक्विड इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन इथेनॉल, इथेनॉल इज लेस देन ईथर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर तुमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा तो इसका मतलब है कि मरकरी में मेटेलिक बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर से कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल, और उससे कम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डाइमिथाइल ईथर में है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी वेपोराइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो एक ये। दूसरा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ता है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी दी जाती है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। क्या है इक्वेशन? तो तुम याद नहीं करना, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए P2/P1
डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो T1 टेम्परेचर पे प्रेशर है P1, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर है P2। तो किसी भी लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर उसके टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियरली बढ़ता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो वेपर प्रेशर है, दिस डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड on amount of liquid, shape and size of vessel, shape and size of container। जिस कंटेनर में तुमने लिया उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ वेसल। तो वेपर प्रेशर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। हाँ, जब तुम किसी लिक्विड में सॉलिड को मिलाते हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तुम बोलते हो PS और सॉल्वेंट का तुम वेपर प्रेशर बोलोगे P0। तो अभी तुमको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये दोनों का अंतर, तो P0 माइनस PS ये कहलाएगा डेल्टा P, P0 माइनस PS ये कहलाएगा डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब तुम इसको P0 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। ये चीज होती है तुम्हारी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो देखो, लोअरिंग अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही सोल्यूशन के लिए अलग अलग होगी, पर रिलेटिव लोअरिंग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये बैबोज रूल है। बैबोज रूल है कि रिलेटिव लोअरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए हम बिना टेम्परेचर बताए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आसानी से इंक्लूड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जब अब इस वेपर प्रेशर के लिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ नहीं लगता, नो बॉयल्स लॉ फॉर दिस वेपर प्रेशर एंड नो चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो हैं वो यहां नहीं लगेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इस वेपर प्रेशर के लिए नहीं लगने वाला है। अब ये 4 पॉइंट तुमने ध्यान रखे, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे बनने की उम्मीद रहती है। ध्यान से इनको देखो, इन्हें ध्यान रखना है। एग्जाम का एक क्वेश्चन की तुम्हारी उम्मीद बनती जा रही है। अब इसको भी हटाएं। अब अगर अपन अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाएं, अगर तुम लिक्विड A प्लस लिक्विड B को तुम मिलाते हो, तुमने 2 लिक्विड को मिलाया, तो मिलाने पे यहां 2 चीज होंगी। देखो, मिलाने पे यहां पर 2 चीजें होंगी, वो इमिसिबल। अगर वो इमिसिबल है तो उनमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 लिक्विड के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब 2 लिक्विड के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो अलग अलग लेयर बनाएंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर, जैसे CCl4 वाटर, जैसे CCl4 वाटर, जैसे नाइट्रोबेंजीन वाटर। ये इमिसिबल है, किसी भी मात्रा में इनको मिलाओ ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अगर तुम इनको मिला के विगरसली शेक करोगे तो ये एक इमल्शन बना लेंगे। विगरसली शेक करोगे तो ये एक इमल्शन बना लेंगे। बाद में ये डीमल्सिफाई भी हो सकते हैं। अगर स्टेबल इमल्शन नहीं है तो ये डीमल्सिफाई हो जाएंगे। अब तुमने मिलाया और वो 2 लिक्विड एक दूसरे में मिल गए तो तुम बोलोगे मिसिबल है। मिसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। अब A लिक्विड और B लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो मिल गए ना वो 2 तरह के हैं। देखो, जो मिल गए हैं वो 2 तरह के हैं, आइडियल लिक्विड मिक्सचर और नॉन आइडियल लिक्विड मिक्सचर। अब आइडियल लिक्विड मिक्सचर क्या होती है? वो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेम हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिमिलर हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सिमिलर हो, जिनके मॉलिक्यूलर लेवल पे सिमेट्री हो, वो लिक्विड आइडियल लिक्विड होंगे। मतलब मॉलिक्यूलर वेट उनके कंपेरेबल हो, उनके डाइपोल मोमेंट कंपेरेबल हो, उनका शेप और साइज कंपेरेबल हो।
उनकी ये प्रॉपर्टीज अगर कंपेरेबल होंगी तो लिक्विड के मिक्सचर को तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर बोलोगे। तुम लिक्विड के मिक्सचर को क्या बोलने वाले हो? आइडियल लिक्विड मिक्सचर। तो आइडियल लिक्विड मिक्सचर वो है जिसमें मिलाने पे नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किन के बीच? ए और बी। मतलब जो अट्रैक्शन ए और ए के बीच में था, जो अट्रैक्शन बी और बी के बीच में था, वही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में है। वही अट्रैक्शन मिलाने पे ए और बी के बीच में है। अब अगर तुम यहां देखोगे, ऑन मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज, अब या तो बढ़ेगा या घटेगा। मिलाने पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब दो चीजें होंगी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस और एक आ जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। किन के बीच में बढ़ जाएगा? तो ए और ए का अट्रैक्शन, ए और ए के अट्रैक्शन से, ए और ए के अट्रैक्शन से ए बी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी और बी के अट्रैक्शन से ए और बी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो ए बी का जो अट्रैक्शन है वो ए से कम होगा, ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बी बी से कम होगा। मिलाने पे ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखो यहां पर ऑन मिक्सिंग नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मिला, तो देयरफॉर नो चेंज इन रेट ऑफ वेपोराइजेशन, नो चेंज इन रेट ऑफ वेपोराइजेशन। लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी, लिक्विड से वेपर में जाने की टेंडेंसी नहीं बदलेगी। यहां पे क्या होगा? रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीज। जैसे ही तुमने मिलाया तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, तो अब ए के और बी के मॉलिक्यूल का नीचे से ऊपर जाना मुश्किल हो गया। रेट ऑफ वेपोराइजेशन, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुम्हारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक जगह कम हो रहा है। अब देखो ये जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हुआ तो तुम इसे बोलोगे नेगेटिव डिविएशन, तुम इसे बोलोगे नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल, और इसे तुम बोलोगे पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन है इसके लिए राउल्स लॉ लगता है। अब देखो एक राउल्स लॉ, इसके लिए राउल्स लॉ लगता है। अब तुमने दो लिक्विड को मिलाया, तुमने यहां पे दो लिक्विड को मिलाया, यहां पर तुमने दो लिक्विड को मिलाया, तो एक है ए, दूसरा लिक्विड है तुम्हारा बी। अब तुमने दो लिक्विड को मिलाया, जैसे तुमने दो लिक्विड को मिलाया तो नीचे भी तुम्हारे देखो दो लिक्विड मिले बी, और अब वेपर भी तुम्हारे दो के बन रहे हैं, तुम्हारे वेपर भी ए और बी के बन रहे हैं। तो अब ए और बी नीचे है और ए और बी ऊपर है, तो ए और बी दोनों के वेपर बन रहे हैं। तो ए और बी के जो नीचे अमाउंट होगा उसको तुम लिखोगे एक्स ए एंड एक्स बी। एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड। और ऊपर जो तुम्हारे वेपर बन रहे हैं वो है तुम्हारा वाई ए एंड वाई बी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स, मोल फ्रैक्शन इन वेपर। तो ये जो तुम्हारा राउल्स लॉ बोलता है P dash A is directly proportional to XA. Vapor pressure, partial vapor pressure of A in mixture is directly proportional to mole fraction of A in liquid. तो तुम यहां पर लिखोगे P dash A is equal to P naught A XA. अब मैंने बोला कि देखो मिलाने पे ये दिक्कत, तो इस केस में P dash A is less than P naught A XA. इस केस में P dash A is more than P naught A XA. मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तुम यहां देखो सिमिलरली तुम लिख सकते हो P dash B is P naught B into XB। तो यहां P dash B भी कम होगा P naught B XB से, और पॉजिटिव डिविएशन में P dash B की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। जब तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर को मिलाते हो तो वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है,
और साथ में डॉल्टन लॉ को भी फॉलो करेगा। तो अब तुम्हारा डॉल्टन का नियम बोलेगा, डॉल्टन लॉ बोलेगा पी एम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी एम इज इक्वल टू तुम यहां लिख रहे हो पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो इस फॉर्मूले को तुम लिख सकते हो पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो यहां पे पी एम पी डैश ए से प्लस पी डैश बी के सम से कम आएगा, यहां पे पी एम दोनों के सम से ज्यादा आएगा। अब इमिसिबल, नो राउल्स लॉ, इमिसिबल के लिए राउल्स लॉ नहीं लगेगा, इमिसिबल के लिए राउल्स लॉ नहीं लगेगा, इमिसिबल लिक्विड के लिए राउल्स लॉ नहीं लगेगा। और इमिसिबल लिक्विड के लिए तुम्हारा फॉर्मूला आता है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज वाई ए अपॉन वाई बी। व्हाट इज वाई ए एंड वाई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स। What is YA upon YB? Mole fraction of vapor. तो mole of A in vapor upon mole of B in vapor is P naught A upon P naught B. ये फॉर्मूला हुआ तुम्हारा immiscible का, ये फॉर्मूला हुआ तुम्हारा immiscible लिक्विड का। अब तुम इससे एक ग्राफ को बनाना चाहते हो, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, तुम जब बोर्ड पे देख रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे काम आ रही है। देखो, जब तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर के लिए ग्राफ को बनाओगे, तुमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा है, तो ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो यहां पे तुमने मान लिया पी नॉट ए है, यहां पे तुमने मान लिया पी नॉट बी है, और इस लाइन पे तुम मोल फ्रैक्शन ले लो। इस पूरी लाइन पे तुम मोल फ्रैक्शन लिक्विड या वेपर का लाओगे। अब तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन तुमको पी डैश ए देती है। ये लाइन क्या नापती है बेटा? पी डैश ए। तो देखो, जैसे 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 ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इस लाइन पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 है, और यहां पर एक्स बी इज इक्वल टू कितना है? 1। ये जो लाइन है ये तुम्हें पी डैश बी को नापेगी, और ये जो लाइन है ये पी एम को नापती है। तो ये आइडियल के लिए ग्राफ है। ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है? यहाँ पे आइडियल लिक्विड मिक्सचर के लिए। अब अगर डिविएशन आया, तो ये किसका ग्राफ था? दिस इज अ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ग्राफ फॉर आइडियल मिक्सचर। ये आइडियल मिक्सचर का तुम्हारा ग्राफ था, ये तुम्हारा आइडियल मिक्सचर का ग्राफ था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इनको हटाऊंगा और इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। ये नोट कर लिया तुमने? चलो, अब मैं ये हटा रहा हूं। अब यहां देखो, इन्हीं से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अपन लेके चलते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को लेकर चलते, ये भी हटा दिया यहां से, ठीक। अब देखो, दो तरह के लिक्विड मिक्सिबल लिक्विड दो तरह के हैं। नो चेंज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आइडियल मिक्सचर के लिए तुम्हारा ग्राफ क्या बन रहा है? ये रहा पी नॉट ए, ये रहा पी नॉट बी, ये पी डैश ए का ग्राफ, ये पी डैश बी का ग्राफ, ये पी एम का ग्राफ। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो यहां पे देखो, आइडियल के केस में ये ग्राफ थे। ये डॉटेड लाइन किसकी है? तो डॉटेड लाइन इज फॉर आइडियल। यहां तुमने डाला पी नॉट ए, यहां तुमने डाला पी नॉट बी, तो ये डिविएशन हो। देखो, ये इस ग्राफ से नीचे, ये इस ग्राफ से नीचे आ गया। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो डिविएशन में, ये था आइडियल। ये डॉटेड लाइन किसके लिए है? आइडियल। अब जब पॉजिटिव डिविएशन हुआ तो ए का वेपोराइजेशन आसान हुआ, बी का वेपोराइजेशन आसान हुआ, और ए और बी का भी आसान हो गया। अब तुमको आइडियल मिक्सचर में ध्यान रखना है कि डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो 0 होगा, डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0, क्योंकि मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदल रहा। पर यहां मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बदल रहा है, तो डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होगा। इसके लिए डेल्टा एच मिक्स भी नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक। तो दो लिक्विड जो मिलने पे नेगेटिव हो जाते हैं, हीट लिबरेट करते हैं, वो नेगेटिव डिविएशन हो गया। यहां पर क्या होगा? डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, मतलब मिलाने पे
वॉल्यूम 100 ml ए के मिला है, 100 ml बी के मिला है, तो टोटल वॉल्यूम 200 से ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा डिविएशन। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। अब दो लिक्विड अपने आप मिल रहे हैं तो डेल्टा जी मिक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहां भी डेल्टा जी मिक्स जो है वो नेगेटिव होगा, यहां भी अपने आप हो रहा है तो डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होगा। अब तुम जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हो गया माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस मिक्स यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होगा, यहां पर भी डेल्टा एस मिक्स। अब डिविएशन कोई भी हो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, पर आइडियल के केस में डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो होगी और यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो नहीं होगी, यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो नहीं होगी, पर एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग इन नॉन आइडियल मिक्सचर विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आइडियल मिक्सचर जो हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम आइडियल लिक्विड मिक्सचर को पूरी तरह से एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन नो वॉल ऑफ रूल। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नो वॉल ऑफ के रूल पे डिपेंड करता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नो वॉल ऑफ रूल क्या बोलता है? वेपर में वो ज्यादा होगा, वेपर फेज विल बी रिचर, वेपर में वो ज्यादा होगा, विल बी रिचर इन कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जब तुम लिक्विड मिक्सचर को डिस्टिल करोगे तो वेपर में उसका अमाउंट ज्यादा होगा जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। इस केस से तुम देखोगे YA इज ग्रेटर देन YB। अब नॉन आइडियल मिक्सचर cannot be separated by fractional distillation। नॉन आइडियल मिक्सचर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। अब अगर ये नहीं होते हैं क्योंकि सिंस फॉर्म एजियोट्रोपिक, ये क्या बनाते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल मिक्सचर जो है इनके कंपोनेंट को तुम सिर्फ डिस्टिलेशन से एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर को बनाते हैं। अब अगर तुमने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव डिविएशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन। तो अब तुम्हें देखना दो तरह के एजियोट्रोप होंगे, तो नेगेटिव डिविएशन में और पॉजिटिव डिविएशन, तो नेगेटिव डिविएशन का जो एजियोट्रोप होगा उसको तुम बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब यहां पे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, यहां पे मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से ज्यादा होगा, और पॉजिटिव डिविएशन में तुम्हारा बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो तुम्हारे दो तरह के एजियोट्रोप बने, एक जिनके ग्राफ में, अब देखो ये वेपर प्रेशर ग्राफ है, जब तुम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाओगे तो वो इसका उल्ट इन्वर्ट बनेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब तुम जहां पे गर्म करोगे कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट बॉइलिंग कंपोजिशन मिक्सचर्स को तुम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हो, और इनको अलग अलग करने के लिए तुम्हें स्पेशल मेथड की जरूरत है। अब तुम्हें आइडियल नॉन आइडियल के एग्जांपल्स को याद रखना है, तो आइडियल के अगर तुम एग्जांपल देखोगे, देखो अलग से मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं, बेंजीन टॉल्यूइन जो नियरली आइडियल है, बेंजीन टॉल्यूइन CCl4 SiCl4, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, एनहेक्सेन
एन हेप्टेन, एन हेक्सेन हो, एन हेप्टेन हो, ये एक आइडियल मिक्सचर होंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल बहुत ध्यान से देखो, ये एज इट इज आते हैं। तो पानी में एसिड, वाटर में इनऑर्गेनिक एसिड, वाटर में इनऑर्गेनिक एसिड, वाटर में HCl, वाटर में नाइट्रिक एसिड, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनको तुम पानी में डालते हो, एक्सोथर्मिक है, तो ये नेगेटिव डिविएशन है। पानी में मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, कोई भी एसिड और बेस का मिक्सचर, तो एसिटिक एसिड और पिरिडीन, एसिटिक एसिड और पिरिडीन जो है, एसिटिक एसिड और पिरिडीन जो है वो नेगेटिव डिविएशन। अब क्लोरोफॉर्म के साथ वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तो इनको मिलाने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। क्लोरोफॉर्म के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और अमाइन, क्लोरोफॉर्म और अमाइन, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? नेगेटिव डिविएशन। अब तुम यहां पे बात करो पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल की। द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, इथेनॉल वाटर। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन इज इथेनॉल वाटर। तो जब तुम इथेनॉल और वाटर को मिलाते हो तो एक मिनिमम बॉइलिंग का आइसोटोप बनता है, और 95.6% जिसमें अल्कोहल होता है, 4.4% इसमें वाटर होता है। इसे तुम रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हो। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते, डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं हो, स्पेशल मेथड चाहिए। स्पेशल मेथड क्या है? चूने के साथ रख दो तो पानी और अल्कोहल को तुम अलग अलग कर सकते हो, या उसमें बेंजीन मिला के उसका डिस्टिलेशन कर दो, या तुम उसमें बेंजीन मिला के तुम उसका डिस्टिलेशन कर दो, तो तुम्हें वाटर और इथेनॉल के मिक्सचर को तुम यहां से सेपरेट कर लोगे। तो ये आया तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, उनकी थ्योरी। इसको भी हटा रहा हूं, देख लो। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। अब एक और चीज बताता हूं, इसको हटा के लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। अब बहुत जरा फास्ट देखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, एक्सपेक्टेड है। तो पहले देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर गैसेस अपने आप घुल रही हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव है। जब भी गैस डिसॉल्व होती है एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है। तो जब भी गैस डिसॉल्व होगी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा एक्सोथर्मिक, तो गैस को जब भी तुम डिसॉल्व करते हो एक्सोथर्मिक। अब गैसेस के लिए यहां तुम्हारे पास आएगा हेनरीज का लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है? अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, और अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, अमाउंट ये लिक्विड में जो गैस की मात्रा डिसॉल्व है, ये तुमने बोला एक्स गैस। ऊपर से जो गैस का प्रेशर लग रहा है वो तुमने बोला पी गैस। इसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। जब तुम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो तुम्हें मिल जाता है एक्स गैस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो अगर तुमने एक्स और पी के बीच में ग्राफ बनाया तो ये आएगा, इसका स्लोप होगा कांस्टेंट के एच। तो अब ये हेनरीज लॉ कहां पे काम करता है? तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन में देखो, कार्बोनेटेड ड्रिंक, पेप्सी, बियर, शैंपेन, ये कैसे काम करती है? तो इनको बनाते हो तुम हाई प्रेशर से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हो, और जैसे ही तुम टेम्परेचर ऊपर का प्रेशर रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और उसमें से बुलबुले बन के वो बाहर आ जाता है। दूसरा, जब हाई एल्टीट्यूड पे तुम जाते हो तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 डिक्रीजेस, और ये एनॉक्सिया करा देता है। तो जो माउंटेनर्स होते हैं उनके ब्लड में जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इससे उन्हें एनॉक्सिया होता है। इसे अवॉइड करने के लिए उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हैं। तीसरा, जो तुम्हारे स्कूबा डाइवर्स हैं या डीप सी डाइवर्स हैं,
जो तुम्हारे डीप सी डाइवर्स हैं वो जब तो अंदर जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जब ये डाइवर्स नीचे से ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होगा और तेजी से हमारे ब्लड में से नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। ये जो नाइट्रोजन बाहर निकलेगी इससे कई जगह पे वहाँ वैक्यूम हवा के बुलबुले बनेंगे या कुछ बबल बनेंगे जिससे दर्द होता है। ये जो दर्द है जब डी डाइवर्स ऊपर आते हैं उनको एक दर्द होता है जिसे तुम बैंड या क्वाइसन बोलते हो। इस बैंड या क्वाइसन को अवॉइड करने के लिए तुम एयर के साथ हीलियम का मिक्सचर देती हो। इस बैंड या क्वाइसन को अवॉइड करने के लिए तुम उनमें हवा के साथ हीलियम दोगे। हीलियम मिलाने से क्या होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बस इतने पॉइंट अगर तुमने कर लिए तुम्हारा सोल्यूशन या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आने वाला क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.